जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी के लिए एनडीए आने वाले एग्जाम के लिए आपको मॉडल पेपर्स का एक बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन लेके आए हैं जो आपके एनडीए एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और एक रामबाण का काम करेगा। इसको आप सॉल्व करके हर क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। हर क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कंसेप्ट लगाते हैं, सभी क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से हैं। कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चन आते हैं, ये सबको ध्यान में रखते हुए एक मॉडल पेपर डिजाइन किया गया है। इस मॉडल पेपर का आपको लास्ट तक बने रहना है। एक एक क्वेश्चन आपको देखते रहना है, कैसे सारा कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। आपको उसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए अलग अलग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। तो आज अपन इस मॉडल पेपर को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं बाइनरी का। देखो बाइनरी में क्या होता है बेटा कि जैसे यहाँ पे 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1 के हिसाब से चलता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके हिसाब से हम लोग देखा जाए तो हमें क्या करना है, इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है। किस में करना है बेटा? डेसिमल नंबर में करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 0 1 0 1 1 0 1, ये बाइनरी सिस्टम है। इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं? यहाँ पे देखो 1 × 2 का पावर। देखो आप इसके बाद पहला एलिमेंट ले रहे हैं, इसके बाद कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे पावर में, प्लस 0 × 2 के पावर 6 प्लस, ठीक है ना बेटा, 1 × 2 के पावर 5 हो जाएगा, प्लस 0 × 2 के पावर 4 हो गया, प्लस 1 × 2 के पावर 3 हो गया, प्लस 1 × 2 के पावर 2 हो गया, प्लस 0 × ये देखो 0 एलिमेंट्स है, 0 × 2 के पावर 1 हो गया, प्लस 1 × 2 के पावर 0 हो गया। ये बेटा जरा ध्यान से देखते चले। अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये वाले जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसको आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो आप 2 के पावर 7 कितना होता है? 128 होता है बेटा। ये तो 0 हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 के पावर 5 कितना होता है बेटा? 32। यहाँ पे अगर बात करेंगे कि ये वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वैल्यू कितना होगा बेटा? 8। ये वैल्यू कितना होगा? 4। ये वैल्यू कितना होगा? 0। ये वैल्यू कितना है आपके पास? 1। अब इन सभी को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये वैल्यू हमारे पास हो गया 173। तो आंसर हमारा कौन सा मैच कर रहा है बेटा? 173। बी वाला आंसर इज राइट। अब आते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चंस पे। देखो अब जैसे हम लोग ये जानते हैं कि लॉग से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो लॉग का क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा दिया हुआ है। यहाँ पे देखो अब लॉग का क्वेश्चंस का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। इस क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्या सोचेंगे, कैसे हल निकालना है। यहाँ पे हलों की संख्या बताना है। मतलब देखो अब हल निकालने का मतलब क्या हो गया बेटा? x का मान। सॉल्यूशन निकालने का मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो कैलकुलेट करना है हमें। लॉग यहाँ पे दिया हुआ है 4, बेस कितना दिया है? 4, और यहाँ पे नंबर दिया हुआ है x - 1, यहाँ पे दिया हुआ है लॉग 2 और x - 3। जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे देखो बेस दोनों का अलग अलग है। बेस सेम हम लोग कर लेते हैं और लॉग को दोनों साइड से कैंसिल आउट कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, x - 1। तो ये वैल्यू कितना हो गया बेटा? लॉग 2। सेम इस साइड वाले में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे, ये वैल्यू बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? लॉग x - 1, बेस 2 ही है आपके पास, ये हो गया लॉग 2, ये x - 3 है। ठीक है बेटा, अब इस 2 को उस साइड भेज सकते हो तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो गया आपके पास log 2 x - 1, ये हो जाएगा log 2 x - 3 का होल स्क्वायर। देखो आप इस 2 को उधर भेजते हो तो दोनों साइड से अगर आप log हटा देते हो तो बेटा आपके पास इधर बच जाएगा x - 1, और इधर क्या बच रहा है? यहाँ पे बच रहा है x - 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जरा देख सकते हो, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू इधर 0 कर सकते हो। ये हो गया x² माइनस कितना होगा बेटा? 6x + 9। ये वैल्यू उधर जाएगा तो -x + 1। अब यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि आपके पास ये वैल्यू कितना आ रहा है? x² माइनस ये करेंगे तो कितना होगा? 7x, और ये कितना हो गया? 10। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपके पास x का मान, आपके पास 2 वैल्यू आएगा, x - 2 आएगा और x - 5। तो यहाँ से x का मान 2 आया और कितना आया? 5। अब जैसे ही हमारे पास 2 आया तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 सॉल्यूशन हो गया। बट यहाँ से आपको चेक करना है कि ये दोनों वैल्यू रखने पे क्या हमारे पास लॉग की कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे यहाँ पे x का मान 2 आया, ये किसका मान है बेटा? x का। अगर यहाँ पे 2 रखते हो तो ये वैल्यू कितना होगा? 2 - 3। ये वैल्यू कैसा हो रहा है? नेगेटिव। तो यहाँ से हम लोग ये जानते हैं कि लॉग तो नेगेटिव के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब ये आंसर हमारा सेटिस्फाइड नहीं करेगा। आंसर कौन सा हो गया? ओनली 5। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने है बेटा? 1। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं? 1। अब देखो आप कितने आसानी से हम लोग इस क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। तो हम लोग कभी भी क्वेश्चंस का आंसर निकालने के बाद चेक जरूर कर लेंगे कि कहीं ये जो आया हुआ क्वेश्चंस है
ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हमारा सॉल्यूशन में काउंटेबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, देखो आप ध्यान से देखिए क्या दिया है। इफ ए एक्स वाई जेड एंड बी दिया हुआ है ए बी सी डी, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमें देखना है कि ए टू बी रिलेशन कैसा चेक करना है बेटा, ए आर बी। हमें ये इस टाइप का रिलेशन देखना है कि ए जो हमारे पास इनपुट होना चाहिए और बी हमारा क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। मतलब ये आपके पास डोमेन है और ये आपके पास रेंज है। तो इसके हिसाब से हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग रिलेशन बनाते हैं तो हमारे पास पहला एलिमेंट क्या आना चाहिए, एक्स ए होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। दूसरा किससे आना चाहिए, बी से, तो ये सही है। दूसरा वाला एक्स सी, ये वाला आपके पास बिल्कुल सही है। दूसरा एक वाई है, उसके बाद सी है, ये भी सही है आपके पास। वाई और डी है, ये भी सही है आपके पास। इसका मतलब जेड ए है, जेड इधर से मिल रहा है, ए इधर से मिल रहा है, ये बिल्कुल सही है। जेड है, ये डी है, ये बिल्कुल सही है बेटा। जेड बी है, देखो जेड है, यहाँ पे बी है, ये भी आपके पास रिलेशन सही बन रहा है। वाई है, यहाँ पे क्या लिखा है, बी है, तो ये भी आपके पास सही रिलेशन है। ये है ए और डी, इसी का इसी में बन गया, इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन डी इज अ रॉन्ग। तो हमें क्या बताना था कि ए में से कौन सा संबंध नहीं है। हमें कैसा बताना था कि जो संबंध नहीं है। तो हमारा आंसर जो डी है, डी आंसर ही हमारा क्या हो गया बेटा, राइट हो गया। तो डी आंसर इज अ राइट। आंसर कौन सा सही है, क्योंकि हमें गलत चूज करना है, इसलिए आंसर हमारा डी है। समझ में आ गया बेटा। इसमें ये देखना रहता है कि रिलेशन जो हम लोग ए से बी के साइड अगर बना रहे हैं तो वो हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो बेटा, सभी क्वेश्चंस आपका अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग बेस पे लिए गए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखेंगे। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, जरा ध्यान से देखें। जो दिया हुआ आपके पास सीरीज है, ठीक ना, इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। इस श्रेणी का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि जो हमारा श्रेणी दिया हुआ है वो कहाँ तक जा रहा है। तो ये जो श्रेणी जा रहा है बेटा, वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट सीरीज है। दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि जो दिया हुआ आपका श्रेणी है, जो दिया हुआ सीरीज है, वो किस फॉर्म में है, एपी के फॉर्म में है, जीपी के फॉर्म में है, एचपी के फॉर्म में है। उसके हिसाब से हम लोग इसको हैंडल करेंगे। तो पहला नंबर हम लोग देखने से ये लग रहा है कि जो सीरीज है उसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा है। तो जैसे कि हमने आपको बताए थे कि जब आपके पास प्लस माइनस चलता है तो इस टाइप का सीरीज एपी में नहीं हो सकता, ये ओनली जीपी में जाएगा। तो ये सीरीज किस में जा रहा है, जीपी में जा रहा है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म हम लोग ले लेते हैं 1 है। इसका कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो कितना बन रहा है बेटा, -1/2 बन रहा है। अब यहाँ पे देखो आप, ये इनफाइनाइट सीरीज है, तो इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होता है, 1/1 - r। ये वैल्यू r है, मतलब कॉमन रेशियो। अब बात कर सकते हो 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे जरा देख सकते हो 1 - 1/2। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगा 1 ध्यान से देखें आप, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 1 + 1/2 हो जाएगा। आप इसको हैंडल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, 2/3। आंसर इज डी इज द राइट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या दिया है, देयर आर 10 लैंप्स। अब यहाँ पे जैसे देखो बात करते हैं, जहाँ हम लोग शूटिंग कर रहे हैं कि ये वाला जो हमारे पास लैंप, कितने लैंप लगे हैं बेटा, इसमें 10 लैंप लगे हैं। कैसे लगे हैं, 10 लैंप। अब ये दिया हुआ है कि ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली। किसी भी लैंप का जो स्विच है वो सभी का अलग अलग लगा हुआ है, किसी दूसरे से कनेक्शन नहीं है। तो हमें ये बताना है कि द नंबर ऑफ वे इन विच द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड, यानी कमरे में रोशनी आनी चाहिए, प्रकाश आनी चाहिए, ये कितने तरीके से संभव हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे देखो आप, हमारे पास टोटल बल्ब कितने हैं, 10। तो n का मान हमने ले लिया कि ये 10 है। अब मान लो एक बल्ब भी अगर जलता है, एक लैंप भी जलेगा तो हॉल में प्रकाश आएगा। ये हमें नहीं बताना है कि प्रकाश कम आएगा या ज़्यादा आएगा, हमें प्रकाश मिलेगा। इसका मतलब 1 भी हो सकता है या फिर 2 भी हो सकता है। बटे क्या बोल रहे हैं, या का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे 2 भी हो सकता है, तो ये 2 भी हो सकता है, ये 10C 3 भी हो सकता है। इस तरह से कितना, सभी लैंप भी जलाए जा सकते हैं। अब हम लोग बेटा यहाँ तक ये जानते हैं कि NC0 NC1 + NCN कोफिशिएंट का सम कितना होता है, 2 के पावर n। यहाँ पे क्या टर्म नहीं है, NC0 यानी 10C0, तो ये वैल्यू कितना होगा, 2 के पावर 10। यहाँ पे 10C0 वाला टर्म नहीं है, इसलिए -1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 1024
-1 कितना होगा बेटा 1023। आंसर विल बी सी। तो सी वाला आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस का अप्रोच बनाए रखना है कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। ये देखो अब बाइनोमियल थ्योरम का है आपके पास क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच हमारा क्या होगा, जरा देखो। अब सबसे पहले हमारे पास जो सीरीज दिया हुआ है इसका हम लोग जनरल टर्म क्या निकालते हैं बेटा, जनरल टर्म। ये क्या होता है, NCR, ठीक है ना, a का पावर r, n माइनस r और b के पावर r, यही वैल्यू होती है। अगर हमारे पास a प्लस b के पावर n दिया है इसका जनरल टर्म, इसके हिसाब से हम लोग अप्रोच करेंगे। तो हमारे पास TR+1 टर्म कितना हो जाएगा, जरा देख सकते हो। ये हमारे पास 15 है, CR ले लिए, यहाँ पे कितना हो गया बेटा x³ का पावर हो जाएगा 15 माइनस r, और 2/x² का पावर कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका r। ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए मतलब x का पावर कितना हो चाहिए बेटा 0 होना चाहिए। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, केवल और केवल पावर का यूज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 3r, ये कितना हो जाएगा बेटा -2r, बराबर कितना लेना है पावर। पावर से पावर x से स्वतंत्र है तो x का पावर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये हमने 0 कर दिए, यहाँ से देख सकते हो 45 बराबर 5r, तो r का मान कितना है बेटा 9। r का मान आया 9, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू कौन सा होगा 10 हो जाएगा, यानी 10th टर्म जो आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। तो आंसर विल बी डी। देखो आप ये सभी क्वेश्चंस आपके अलग अलग कंसेप्ट पे हैं, इस सभी क्वेश्चंस को आपको देखना जरूरी है कि अगर हमें एनडीए एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या लगाना है। देखो अब द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर अपीयर्स थ्रोइंग अ 3 डाइस सिमल्टेनियसली, जब हम लोग 3 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो उस पर समान अंक आने की प्रायिकता निकालो। देखो एकदम सिंपल वे में हम इसका सोल्यूशन देते हैं, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। जैसे हमारे पास ये 3 पासे हो गए, ठीक है ना बेटा, इसका जो आउटकम है जैसे यहाँ पे मान सकते हो कि पहले वाले जो पासे है यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे तीनों पे क्या आने चाहिए बेटा सेम नंबर अपीयर्स, तीनों पे क्या आने चाहिए सेम नंबर। तो जैसे मान लो इस पे कोई भी 6 आ सकता है आउट ऑफ 6, दूसरे वाले पे इस पे जो नंबर आया है वही वाला 6 आना चाहिए, तीसरे वाले पे यही वाला नंबर आया है वही आना चाहिए। तो आपके पास कितना हो गया 1/36, आंसर विल बी ए। देखो कितनी आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको जानते हो तभी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप घूमते फिरते रह जाओगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। इसी के हिसाब से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस को मॉडलाइज किया है। देखो आप क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, यही लिखा हुआ है। इसका मान हमें बताना है। जरा देखो आप यहाँ पे हमें वैल्यू क्या लगाना है, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है बेटा 2 cos c प्लस d/2, तो 50 और 70 कितना होता है 120, 120/2 कितना आएगा 60, इंटू क्या होगा बेटा साइन c माइनस d/2 कितना आएगा बेटा -10, प्लस ये कितना हो गया साइन 10। अब यहाँ पे जरा देख सकते हो साइन 60 का मान कितना होता है 1/2, ये वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस साइन 10 हो जाएगा बेटा, प्लस साइन 10 हुआ। क्लियर है क्या, ये वाला वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गया, ये वाला वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया बेटा 0। तो देखो आप क्वेश्चंस का अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे हमें इसको डील करना है और जल्दी से जल्दी हम लोग इसको डील कर सकते हैं। देखो आप अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये हमारे पास दिया है, ये वैल्यू किसके बराबर है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, थोड़ा हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। क्या दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 माइनस ए अपॉन क्या लिखा है बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 माइनस ए, ठीक है ना। यहाँ पे जरा ध्यान से देख सकते हो कि ये जो फॉर्मूला हम लोग थोड़ा सा मेमोराइज करें तो कॉस, यहाँ पे देख सकते हो अगर हम इसको मान सकते हैं कि ये b है, क्या मान लिया इसको b है, तो ये भी b होगा। तो अगर हमने ध्यान से देखे तो ये cos 2b का फॉर्मूला जनरेट हो रहा है बेटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर b 1 प्लस 10 स्क्वायर b, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है cos 2b का। इसका मतलब b का मान यहाँ पे क्या है, b का मान क्या है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा आपके पास फॉर्मूले के फॉर्म में लिख ले तो ये आपके पास 10 स्क्वायर बी अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला है कि नहीं है। अब यहाँ पे जरा देख सकते हो कि यहाँ पे इसके हिसाब से इसका आंसर देना है, तो ये वैल्यू क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास cos 2b, यानी b का मान कितना है 45 माइनस ए। अब जरा देख सकते हो
यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो cos हो जाएगा 90 माइनस 2a, और cos 90 माइनस 2a किसके बराबर होता है बेटा, sin 2a का। किसके बराबर, sin 2a। तो आंसर विल बी ए आंसर हमारा बिल्कुल राइट। ये ध्यान से देखना है। देखो आप अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। यहाँ पे 10 में हमारे पास सॉल्यूशन के क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x/5 क्या लिखा हुआ है, थोड़ा इस क्वेश्चंस को देखें तो लिखा हुआ है साइन इनवर्स x/5 प्लस कोसेक इनवर्स 5/4 इजिकल टू π/2। मैं आपको क्वेश्चंस लिख दिया कि ये वैल्यू आपको पास दिया हुआ है और x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो कैसे अप्रोच करें हम लोग, केवल x का मान निकालना है तो क्या सॉल्व करने लगे या ध्यान से थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पे देखो आप कैसा वैल्यू दिया हुआ है साइन इनवर्स x/5। इसको अगर साइन इनवर्स में बनाते हैं तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 4/5, ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग साइन इनवर्स x/5 लिखा हुआ है बेटा, तो इसको अगर हम लोग कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा, 3/5 होगा क्या। ये वैल्यू बराबर आएगी, ये वैल्यू आई π/2 के इक्वल। अब यहाँ पे जरा देख सकते हो कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2। नीचे वाला दोनों वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब x का मान कितना होना चाहिए, 3। आंसर हो गया। समझ में आया क्या। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इसको भी हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे ध्यान से देखा जाए। ABC किस में है बेटा, AP में है। यहाँ पे एंगल जो दिया हुआ है ABC आर इन AP, कैस में है, AP में है। इसका मतलब एंगल B का मान कितना होगा, 60 डिग्री। एंगल B का मान कितना होगा बेटा, 60 डिग्री। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एंगल B अगर 60 डिग्री होगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड एंगल जो दिया हुआ है AP में है, इसका मतलब ये हो गया कि मिडिल वाला एंगल किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री का। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कि इसका मतलब ये हो गया कि A प्लस C का मान कितने डिग्री के बराबर आएगा, 120 डिग्री का। अब हमें वैल्यू जो निकालना है वो किसकी मान निकालना है, इसका मान निकालना है A प्लस C अपॉन B की। अब यहाँ पे साइन फॉर्मूला तो थोड़ा जानते ही हैं, तो A का मान क्या लिख सकते हैं बेटा, K साइन A। यहाँ पे लिख लिए K साइन C अपॉन लिख लिए K साइन B। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे जरा देख सकते हो कि K कॉमन लेके काट सकते हो, तो ऊपर वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन A प्लस साइन C, और नीचे वाला वैल्यू क्या हो गया, साइन B। B का मान कितना है, 60 डिग्री। ये वैल्यू रख देते हो। ऊपर वाला वैल्यू कितना होगा, 2 साइन C प्लस D वाला फॉर्मूला लगाना है, तो A प्लस C/2 हो गया इंटू क्या हो जाएगा बेटा, कॉस। यहाँ पे क्या हो गया, कॉस A माइनस C/2। यहाँ पे जरा देख सकते हो नीचे में क्या आया, साइन 60 ही रखते, कोई इशू नहीं बनने वाला, साइन 60 ही रखते। अब यहाँ पे जरा देख सकते हो कि A प्लस C/2, A प्लस C का मान कितना है बेटा, 120, तो A प्लस C/2 कितना आएगा, 60 ही आएगा। तो ये वाला वैल्यू इससे कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आंसर है, 2 cos A माइनस C/2। आंसर देख सकते हो 2 cos A माइनस C/2। तो आंसर विल बी B। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास ये दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ ये क्या है, मोड लगा हुआ है। हम थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं। ये वैल्यू दिया है 1 प्लस i√3 अपॉन क्या दिया है बेटा, 1 प्लस 1 अपॉन i प्लस 1। इसका हमें क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो ध्यान से देखिए आप, जैसे एकदम कंसेप्ट के हिसाब से सॉल्व करते हैं। थोड़ा देखो आप, इसको लिख लेते हैं अलग अलग, मॉड सेपरेट कर लेते हैं। ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम के हिसाब से ले लेंगे तो i प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 प्लस i। अब इसको भी मॉड ले लिए, इसके नीचे वाले का भी मॉड ले लेते हैं, i प्लस 1। i प्लस 1 यहाँ पे क्या है, i प्लस 1 है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका मान निकालते हैं। इसका मॉड निकालेंगे, कितना आएगा, √3। 1 प्लस i√3 का मॉड कितना आता है बेटा, 2 आता है। क्लियर है। यहाँ पे देखें आप, 2 प्लस i, इसका मॉड निकालेंगे कितना आएगा, √5 आएगा। नीचे वाला जो वैल्यू है क्या है, i प्लस 1 लिखा है, इसका अगर हम लोग मॉड निकालते हैं वैल्यू कितना आएगा बेटा, यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ये पार्ट ऊपर चला जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 2√2 अपॉन क्या आ गया, √5। तो हम लोग इसका आंसर देख लेंगे कि इसका आंसर क्या मैच कर रहा है। देख सकते हो कि ये वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है। नीचे वाला टर्म का आपके पास स्क्वायर भी था, नीचे वाला टर्म जो आपके पास लिखा हुआ है इसका क्या लिखा था, स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, तो इस चीज़ों को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, स्क्वायर, इसलिए हम लोग का आंसर चेंज हो रहा था। यहाँ पे हमने 2 कर लिए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। नीचे वाला भी क्या हो गया, स्क्वायर। तो ऊपर वाला कितना हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 हो गया, 2 × 2 कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। नीचे में कितना हो जाएगा, 5। तो आप ये देख सकते हो कि इसका आंसर कौन सा मैच कर रहा है,
ये कर रहा है 4/5। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? 4/5। यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्लियर है, सॉल्व करने का तरीका समझ में आना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, जरा ध्यान से देखिए आप। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, मतलब जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसका मूल कैसा आ रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, मूल का कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि उसकी डिस्क्रिमिनेंट कितनी है, विभेदकर कितना आया है, प्लस क्या आया है, माइनस क्या आया है, जीरो आया है, क्या आया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे बेटा? डी निकालेंगे। तो डी से हमें ये पता चलेगा कि इरेशनल आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, क्या आ रहा है। तो डी का मान क्या होगा? b² माइनस 4ac। ये कितना होता है? b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे b का मान कितना है बेटा? जरा देख सकते हो, ये आपके पास b का मान है, तो यहाँ पे हो गया -2√3 का स्क्वायर -4। a का मान तो 1 है, c का मान कितना है? -22। यहाँ से ज़रा देख सकते हैं, ये वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 88। आपके पास कितना आएगा? ये 100 जो है ये ग्रेटर देन 0 है, और ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर है, ठीक है ना। इसका मतलब रूट्स तो रियल मिलेंगे। रूट्स कैसे आपके मिलेंगे? रियल मिलेंगे। अब इसको जल्दी से हम लोग ये नहीं आंसर दे देंगे कि ये ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स तो रियल मिले, परफेक्ट स्क्वायर है तो आपके पास रेशनल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट दिया हुआ है बेटा वो कैसा कोफिशिएंट है? इरेशनल है। तो जब हम लोग रूट्स लिखते हैं, जरा देख सकते हो, x बराबर क्या लिख सकते हैं? -b प्लस माइनस √d/2 है, ऐसा लिखते हैं ना। तो ये वाला जो वैल्यू आपके पास इरेशनल है, b का मान, तो रूट्स भी कैसा आएगा? इरेशनल। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? जरा देख सकते हैं कि आंसर कौन सा आ रहा है। इरेशनल वाला टर्म कौन सा लिखा हुआ है? रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। तो आंसर विल बी कौन सा हो जाएगा बेटा? सी। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे दिया है बेटा? ये दिया हुआ है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये और ये, ठीक ना, हैज कैसा सॉल्यूशन देगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन हमको एग्जाम में मिलता है कि समीकरण आपके पास अलग अलग 3 दिए हैं और इसके सॉल्यूशन कैसा आएगा। तो हम लोग सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है, जैसे 2 वेरिएबल रहेगा तो उसको अलग अप्रोच कर लेते हैं, 3 वेरिएबल रहता है तो डिटर्मिनेंट्स का हेल्प यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमें इक्वेशन दिया है उसको अपन नोट डाउन कर लेते हैं। x + y + z बराबर 0 दिया हुआ है, 2x + 3y + z = ये भी 0 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे दिया है x + 2y। यहाँ पे z नहीं है तो 0z हमने लिख लिया। यहाँ पे देख सकते हो सभी ये जो इक्वेशन दिए हैं वो कैसे इक्वेशन है? होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इक्वेशन में आपके पास 2 टाइप्स के सॉल्यूशन आते हैं, ट्राइवियल और नॉन ट्राइवियल। तो या तो हमारे ट्राइवियल हो सकता है या फिर नॉन ट्राइवियल हो सकता है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट्स ले लेते हैं। ट्राइवल्स का मतलब होता है आपके पास 0 सोल्यूशन, ठीक ना, और नॉन ट्राइवल का मतलब होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हो गया 1 1 1, यहाँ पे देख सकते हो 2 हो गया, 3 हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या है? 1 2 और 0 है। ये वैल्यू का डिटर्मिनेंट्स हमें चेक करना है कि ये इक्वल टू 0 आ रहा है कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, अगर नॉट इक्वल टू 0 देगा तो बेटा यूनिक सोल्यूशन यानी 0 सोल्यूशन, ठीक ना। मतलब x का मान भी 0, y के मान भी 0 और z का मान भी 0। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय थोड़ा सा ऑपरेशन का यूज करेंगे। जरा देख सकते हो यहाँ पे ऑपरेशन लिख लेते हैं। क्या लिख लिए हमने कि ये लिख लिए हमने कि R2 टेंस टू R2 माइनस R1। R2 में से R1 को हमने माइनस कर दिए तो ये वैल्यू क्या होगा? 1 1 1 माइनस करते हैं, ये वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? ये देखो 1 आ जाएगा, ये वैल्यू माइनस करोगे तो 2 आएगा और ये कितना आएगा? 0 1 2 0। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये डिटर्मिनेंट्स की 2 रो सेम है, ये वाली रो और ये वाली रो क्या हो गए? सेम। तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो जब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 आएगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको अप्रोच करेगा। तो आंसर कौन सा होगा बेटा? इसका आंसर हो गया बी। इफ द मीन ऑफ द फ्यू ऑब्जर्वेशन इज 40। सपोज मान लो कि किसी भी ऑब्जर्वेशन, हमें ये नहीं पता है कि ऑब्जर्वेशन की संख्या कितना है, लेकिन उसका हमारे पास मीन दिया हुआ है। कितना दिया बेटा? मीन का मान दिया हुआ है, मान लो x बार दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 40। उसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये हो गया कि हमारे पास मानक विचलन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? सिग्मा की वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब होता है, ये होता है आपके पास सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। कितना होता है बेटा? यही होता है। अब यहाँ पे ये 8 है, नीचे कितना हो गया? 40 इंटू कितना हो गया? 100।
यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हो 5, ये कितने बार में कटेगा 20, आपके पास कितना है 20%, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितने आ रहे हैं बेटा 20%। एकदम आपके पास क्वेश्चंस अप्रोच करने का इसी तरीका होना चाहिए। अगले वाले क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा। ये क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, द एरिया बिटवीन द कर्व। जरा ध्यान से देखें आप, द एरिया बिटवीन द कर्व कैसा दिया हुआ है। यहाँ पे इस क्वेश्चंस को आपको समझना होगा। क्वेश्चंस हमारे पास कितना दिया हुआ है कि y = 1 - mod x और x एक्सिस के बीच की बने भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने ये फ्रेम बना लेते हैं। अब यहाँ पे जरा देख सकते हो कि हमारे पास जो दिया हुआ है पार्ट है वो कितना दिया हुआ है, y = 1 - mod x। अब यहाँ पे अगर हम y का वैल्यू लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं बेटा, जरा बता सकते हो क्या, 1 - x लिख सकते हैं जब x > 0 है। और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + x लिख सकते हैं जब x की मान <0 है। ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, अगर हम लोग इस कर्व को बनाते हैं तो हमारे पास ये अप्रोच बनेगा। ये दोनों लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं तो ये वैल्यू बनेगा, ये -1 है, ये 1 है और ये पॉइंट आपके पास 1 है। अब ये हमें x एक्सिस और ये पार्ट की हमें क्या निकालना है, एरिया निकालनी। ये पार्ट की एरिया निकालनी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये वैल्यू 2 हो गया, ठीक ना। और ये हाइट कितना है बेटा, 1 है। ये हाइट कितना है, 1 है। तो एरिया कितना आएगी, एरिया हो गया आपके पास 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 2, हाइट कितना है 1। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना है बेटा 1। तो ये हो गया 1 स्क्वायर यूनिट इसकी एरिया आ रही है। देखो क्वेश्चंस को अप्रोच करना कितना आसान है। आप जैसे हम बता रहे हैं वैसी थिंकिंग से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सभी क्वेश्चंस का लेवल, सभी क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड एनडीए के हिसाब से रखा गया है। तो अगले वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। इफ अ लाइन विथ y इंटरसेप्ट कितना दिया बेटा, 2 दिया है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस लाइन के क्या परपेंडिकुलर है तो उसका क्या निकालना, हमें x इंटरसेप्ट निकालना है। मतलब यदि एक रेखा y अक्ष से अंतःखंड कितना काट रही है 2, और रेखा जो है इस वाली लाइन के लंबवत है, ठीक है ना। तो इसका x अंतःखंड निकालना है। x अक्ष पे क्या अंतःखंड कटेगी वही हमें निकालना है। अब यहाँ पे जरा देख सकते हो कि जो दिया हुआ लाइन है, यहाँ पे लिखते हैं गिवन लाइन, मतलब दिया हुआ जो लाइन है, ठीक है ना। इसका इक्वेशन कितना हो गया, 3x - 2y = 6। तो इसका स्लोप क्या आएगा बेटा, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप आपके पास 3/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन कितने हो गए, 3/2। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन परपेंडिकुलर कितना आएगा बेटा, -2/3 हो जाएगा। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, -2/3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो लाइन का y इंटरसेप्ट कितना है, 2 है। तो y = क्या होता है, mx + c, पढ़े हैं हम लोग, mx + c। तो y = हो गया m का मान कितना है -2/3x और c का मान कितना है बेटा 2 है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि x अक्ष को अंतःखंड निकालना है। तो x अक्ष पे y का मान कितना होता है, y का मान हम लोग क्या रख लेंगे 0। तो y का मान अगर हमने 0 रखते हैं तो ये वैल्यू कितना हो गया, -2/3x + 2। अब यहाँ से जरा देख सकते हो कि -2 बराबर कितना हो गया, -2/3x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x का मान कितना है बेटा 3, x का मान कितना रिजल्ट निकल के आ रहा है 3। तो ये x अंतःखंड की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चंस आप समझ गए कि एक ऐसी लाइन निकालनी थी जो इस लाइन के परपेंडिकुलर थी, जिसका y इंटरसेप्ट कितना था 2 था। तो पहले उस लाइन का इक्वेशन निकालिए, ये आया। फिर उस लाइन का x अक्ष अंतःखंड हमें निकालना था। तो x अक्ष अंतःखंड के लिए हमें क्या करना होगा, y का मान 0 करना होगा। तो उस कंडीशन में हमें x का मान निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, इफ 1 एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, किसी भी सर्कल का जो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है उसका 1 एंड आपके पास कितना है, ये है। जरा देख सकते हो ये हमने एक सर्कल बना लिए, इसका डायमीटर्स का 1 एंड मान लो हमारे पास ये दिया हुआ है 3,4। ये ठीक है बेटा। ये जो सर्कल का इक्वेशन दिया है इसके हिसाब से इसका सेंटर कितना आएगा, सेंटर की बात करें तो ये कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास -g और -f होता है तो 2,3 होगा। ये कितना है 2,3। अब ये वैल्यू मान लो कि ये अल्फा और बीटा है। हमें क्या निकालना है, अदर एंड ऑफ द डायमीटर निकालना है। तो अल्फा का मान क्या होगा बेटा, इसका डबल यानी 2 × 2 -3 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया 1। बीटा का मान कितना होगा, इसका डबल यानी 2 × 3 -4। तो ये कितना आएगा 2। तो अल्फा बीटा कितना आ गया बेटा, ये हो गया आपके पास 1,2। तो आंसर विल बी बी। आंसर कौन सा हो गया, बी। समझ में आ रहा है। अगले वाले क्वेश्चन आते हैं। द पॉइंट इतना
लाइज इन द पैराबोला। जैसे हमारे पास किसी भी टाइप्स का कर्व रहे उसमें यह पूछा जाता है कि ये पॉइंट उसके अंदर लाई कर रही है, आउटसाइड लाई कर रही है या ऑन द लाई कर रही है। मतलब पैराबोला के ऊपर लाई कर रही है कि पैराबोला के अंदर लाई कर रही है या पैराबोला के बाहर लाई कर रही है। इसके हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो जो हमारे पास कर्व दिया हुआ कैसा है बेटा, वाई स्क्वायर बराबर 16x दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वन साइड लेके आना होगा। तो x मतलब हमने ये कर्व ले लिए, एस से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिए वाई स्क्वायर माइनस 16x। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि इसमें जो पॉइंट है, ये पॉइंट की वैल्यू रख दो। ये वैल्यू आपके पास तो 0 आया है। जब आपने ये पॉइंट रखने के बाद कितना आएगा बेटा, 2 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 1। तो यहाँ से देख रहे हैं 4 माइनस 16, ये कैसा आया, माइनस का 12, लेस देन 0 आया। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आता है तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इनसाइड द पैराबोला। पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इनसाइड द पैराबोला। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आता है तो आउटसाइड द पैराबोला। अगर वैल्यू इक्वल टू 0 आता है तो ऑन द पैराबोला। इसके हिसाब से हम लोग आंसर दे सकते हैं। यहाँ का आंसर कौन सा हो गया बेटा, ए आया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखते हैं हम लोग। इसको कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, क्या दिया है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इलिप्स। इलिप्स का हमें प्रचलित रूप दिखाना है कि इसमें प्रचलित फॉर्म कैसे लिख सकते हैं। जैसे आप एक हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले जो इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे, y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4। अब ये 4 का डिवाइड करते हैं तो देखो बेटा ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये हो गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बराबर कितना है 1। देखो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है 1। ये हो गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। मतलब ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। ये जैसे स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन कैसा होता है, ऐसा होता है। ये देख सकते हो यहाँ पे ऐसा इक्वेशन होता है। इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है ये हम लोग x बराबर a cos थीटा लिखते हैं और y बराबर b sin थीटा लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये तब लिखते हैं जब इसका हमारे पास सेंटर 0 0 यानी ओरिजिन पे लाई कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे जो सेंटर है वो कितना पे लाई कर रहा है बेटा, -1, 1 पे। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जो आपके पास x का मान आएगा, x बराबर क्या होगा, a का मान यहाँ से देख सकते हो 1 है तो यहाँ पे लिख लिया 1 cos थीटा यानी cos थीटा हो गया। यहाँ पे देखो आप, उसके बाद क्या होगा, प्लस h होता है तो यहाँ h का वैल्यू -1 है तो यहाँ पे लिख लिया -1। उसके बाद y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, b cos थीटा, b का मान यहाँ पे 2 है बेटा, 2 sin थीटा प्लस 1। तो ये हमारे पास हो गया cos थीटा -1, 2 sin थीटा प्लस 1। तो आंसर हमारे पास कौन सा होगा, सी वाला। देखो आप a और b क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे जैसे दिया हुआ है इसका मतलब a डॉट b का मान क्या होगा बेटा, 0 होगा। दोनों परपेंडिकुलर, मॉड a मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है बेटा, 1 दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इसका मान -10 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालना है। यानी b का हमें क्या निकालना है, अपने को मापांक b का मान निकालना है, b का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जरा देख सकते हो कि जो हमारे पास कंडीशन दिया है इसको अप्रोच कैसे करेंगे, a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट यहाँ पे दिया हुआ है 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर बराबर -10। जरा देखो आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, 2a डॉट a मतलब ये होगा मॉड a का स्क्वायर, ये आप पढ़े हो। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6a डॉट b हो जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा -a डॉट b हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो ये हो जाएगा -3 मॉड b का स्क्वायर बराबर कितना है, -10। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि a डॉट b के वैल्यू कितना है, 0 है। तो यहाँ मॉड a का मान कितना है, 1 है। तो ये होगा 2 इंटू 1 प्लस 0 हो जाएगा -3 मॉड b का स्क्वायर बराबर -10। देखें आप यहाँ पे हो गया -3 मॉड b का स्क्वायर बराबर, ये वैल्यू उधर लेके जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 12। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो मॉड b का मान कितना आएगा बेटा, 2। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, 2। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। इस लाइन का हमें क्या निकालना है बेटा, डायरेक्शन रेशियो निकालना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हम लोग हमेशा गलती कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट हम लोग दे देंगे 1 5 1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। और इसी में हमारे पास यहाँ पे दिया ही भी हुआ है कि 1 5 1 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, गलत। सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, हम लोग जनरली हम लोग देखते हैं x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b,
बराबर जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। इस तरह का फॉर्म अगर आपके पास रहता है तो आप इसका आंसर ए बी सी एज ए डायरेक्शन रेशियो देते हो। लेकिन यहाँ पे इस तरह का फॉर्म आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले ये फॉर्म बनाते हैं। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास वैल्यू क्या हो सकता है, एक्स माइनस थ्री अपॉन हम लोग माइनस वन लिख लें, क्या यही वैल्यू आएगी। इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई माइनस टू अपॉन क्या लिख सकते हैं 5, ये सेम दिया हुआ है। इसमें से अगर हम दो कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या होगा, जेड माइनस थ्री बाई टू अपॉन क्या लिख सकते हैं 1/2। ये वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, -1, 5, 1/2। आंसर कौन सा मैच कर रहा है, सी, -1, 5 और 1/2। तो सी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर गलती ना करें तो इसमें पूरे मार्क्स हम लोग पाया जा सकता है। देखो आप अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये दिया हुआ है cos x, रूट cos x, f(x) का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रूट cos x। ये देख लो बेटा, रूट cos x आपके पास दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग डोमेन निकालने के लिए पहले ये देखना है कि हमारे पास डोमेन जो x का मान निकालना है उसको रखने पे फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, रियल आउटपुट देना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रूट cos x है। अगर रूट के अंदर में आपके पास वैल्यू निगेटिव हो जाए तो आंसर कैसा आता है, इमेजिनरी आता है। लेकिन हम लोगों का आंसर कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो यहाँ पे जरा देख सकते हो कि हमने cos का ग्राफ बना लेते हैं। cos का ग्राफ कैसा होगा, ये हमने बना लिए, ये 0 है, ये आपके पास π/2 है, ये वैल्यू आपका पाई है और ये वैल्यू आपका 2 पाई है, ठीक है ना। अब हमें जो डोमेन निकालना है कहाँ से कहाँ तक निकालना बेटा, 0 से लेकर 2 पाई के बीच। 0 से 2 पाई के बीच में हम लोग देख रहे हैं कि हमें निगेटिव वाला पार्ट नहीं लेना है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू लेने से हमारे पास रूट के अंदर में आपके पास निगेटिव टर्म चला जाएगा, तो आपके पास निगेटिव का इमेजिनरी वैल्यू आने लगेगी, आउटपुट आपको इमेजिनरी आने लगेगी। तो उसके हिसाब से आपको केवल ये वैल्यू यूज करना है। कहाँ से कहाँ लेना है, ये वाली जो पॉइंट है वो है 3π/2। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 0 से लेकर π/2 यूज कर सकते हैं और 3π/2 से 2 पाई लेता। आंसर कौन सा होगा बेटा, केवल और केवल ये वाला। देखो आप इस वाले वैल्यू को हमें नहीं लेना है क्योंकि ये निगेटिव है। तो 0 से π/2 और 3π/2 से लेकर 2 पाई। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। 24 का सॉल्यूशन देखते हैं। द रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का क्या निकालना है बेटा, हमें रेंज निकालना है, रेंज निकालना है। अब ये देख सकते हो कि जो हमारे पास फंक्शन दिया हो किस टाइप का फंक्शन है। सबसे पहले देखते हैं ये फंक्शन हमारे पास क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का रेंज हमें देखना है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक में आएगा तो ये देखना है कि इसका x² की कोफिशिएंट कितना है। तो यहाँ पे x² की कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो 1 है, इसका मतलब ये हो गया कि जो ग्राफ आपके पास बनेगी अपवर्ड में ओपन होगी। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ a का मान 1 है और ये ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे अप्रोच करते हैं कि d का मान कितना होगा, डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा। तो d का मान क्या होता है भाई, b² माइनस 4ac। ये वैल्यू कितना होता है, b² माइनस 4ac। यहाँ से देख सकते हो कितना आएगा, ये हो गया आपके पास 36 माइनस 4 इंटू 1 का a का मान 1 है, ये कितना है 7 है। तो ये हो गया 36 माइनस 28। तो ये वैल्यू कितना आएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे जब हम लोग ये पढ़े हैं कि ये उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ये क्या होगी, अगर ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है तो ये जो टर्निंग पॉइंट है जहाँ वर्टिक्स बन रहा है ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो इसका रेंज क्या होता है बेटा, हम लोग पढ़े हैं -d/4a से लेके इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि -d/4 है, d का मान कितना आया है, 8 आया है। तो -8 हो गया, 4 यहाँ रख लिए, a का मान 1 है से इनफाइनाइट। तो ये देख सकते हो ये 2 से कट गया, तो आंसर कितना आ गया, -2 से लेके इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर है। और -2 से इनफाइनाइट हमारे पास ये वाला पार्ट बन रहा है, ये वैल्यू आपके पास इसी तरह का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देख लेते हैं, ये 25 वाला क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर पे हम लोग आते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या दिया था, लिमिट दिया हुआ है। ये लिमिट हमारे पास दिया हुआ है x टेंस टू 2 दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा, साइन इनवर्स x - 2, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x - 2 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। नीचे में कितना लिखा हुआ है, x² माइनस 4 लिखा हुआ है। यहाँ पे भी हमने x - 2 का डिवाइड किया। तो ये वाला वैल्यू आपके पास x - 4 है। एक स्टेप हम लोग और यूज कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2। ये वैल्यू आपके पास हो गया साइन इनवर्स x - 2 अपॉन क्या होगा बेटा, x - 2। इसको क्या लिख सकते हो, x + 2
इंटू एक्स माइनस टू अपॉन क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस टू। ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी लिमिट की, और नीचे वाली अगर 2 रखते हो तो 2 + 2 कितना होगा, 1/4। तो आंसर विल बी सी। तो ये हमारे पास मॉडल पेपर का 25 क्वेश्चन थे, तो इसी का आपका डिस्कस किया गया। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं आपको कमेंट में बताने हैं, और आपको इसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने हैं जो आपके एनडीए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू बच्चों।